Hello everyone, welcome to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, हड़प्पा सभ्यता हम समझ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का आज लास्ट सेकंड टॉपिक है। इसके बाद में एक और टॉपिक आएगा, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता हमारी खत्म हो जाएगी, अच्छे से हमने समझ ली होगी। तो आज हड़प्पा सभ्यता के पतन की हम बात करेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित विवाद थे, उसी प्रकार से पतन से संबंधित भी विवाद हैं। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या आरंभ से ही विवादास्पद मुद्दा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता को विवादित सभ्यता कहते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसके लिए प्रयुक्त शब्दावलियों में भिन्नता है। देखिए कोई इसको पतन कहता है, कोई इसको अंत बोलता है, कोई इसका निधन बोलता है, ठीक है, कोई बोलते हैं कि ये समाप्ति हो गई। लेकिन इनके द्वारा जो दिए गए जो शब्दावलियां हैं पतन की व्याख्या के लिए, उन सब में डिफरेंस है, सब अलग अलग अपनी व्याख्या बताते हैं इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। ठीक है, तो लेकिन देखो पहले कैसे यूज़ करते थे, अंत और निधन जैसी शब्दावलियों का यूज़ होता था, लेकिन आज इन शब्दों पर आपत्ति उठाई जाती है। ऐसे ही कहते हैं कि ये अंत और निधन जैसी शब्दावलियों का प्रयोग करना तार्किक नहीं है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के साथ हड़प्पा की जो परंपरा थी वो समाप्त नहीं हुई थी। हड़प्पा की परंपरा लोगों में थी, ना कि नगरों में थी। आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के नगर थे, नगर शहर थे, है ना। तो ये शहर खत्म हुए, ना कि वहाँ के लोग खत्म हुए, ना कि वहाँ के लोगों की विचारधारा खत्म हुई है। हड़प्पा सभ्यता की परंपरा समाप्त नहीं हुई है, वो अपने बदले हुए रूप में, पहले वो नगरों के रूप में था, लेकिन अब ग्रामीण रूप में कहाँ पर चले गए, सिंध में, गुजरात में और पंजाब के कई क्षेत्रों में जारी रहा। हड़प्पा की जो परंपरा थी वो सिंध, गुजरात और पंजाब के कई क्षेत्रों में जारी रही। ठीक है, अब निधन और अंत जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, अब कहा जाता है तिरोभाव। क्या बोला जाता है? तिरोभाव, यानी कि बदला हुआ रूप। पहले नगर के रूप में था, अब उसका रूप बदल कर क्या हो गया, सभ्यता का ग्रामीण हो गया। तो बदले हुए रूप का प्रयोग ज्यादा प्रासंगिक हमें दिखता है। ठीक है, अब पतन के कारण हमें देखने, मतलब कि किन कारणों से पतन हुआ, उनको देखने से पहले हमें एक बात ये जान लेना चाहिए कि हर जगह, कोई भी, हमने जितनी भी जगह पढ़ी है, जितने भी स्थानों के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे सुतकांगे डोर, मांडा हो गया, ठीक है, आलमगीर हो गया, ठीक है, बहुत सारी हमने जगह पढ़ी थी, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, है ना। तो उन जगह पर सभ्यता एक ही समय पर, मान लो जैसे आज 2020 है, 2020 में ही सभी जगह पर नहीं सभ्यता बन गई थी। हो सकता है कि वहाँ पर 2019 में बननी स्टार्ट हो गई हो सकता है कि स्टार्टिंग में 2000 में बननी स्टार्ट हो गई हो किसी जगह पर। आ रही है ना बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर एक ही समय पर सभ्यता का विकास हो गया था, है ना। उसी प्रकार से पतन भी एक ही समय पर नहीं हुआ। कह रहे कि मोहनजोदड़ो जैसे स्थल थे, उनका पतन 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक संपन्न हुआ, यानी कि इसको काफ़ी टाइम लग गया। 2200 ईसा पूर्व से पतन होने की प्रक्रिया क्या शुरू हो गई थी, और प्रक्रिया खत्म कब हुई, 2000 ईसा पूर्व तक, यानी कि 200 साल लग गए कम से कम, है ना, इसको क्या होने में, पतन होने में, खत्म होने में, यानी धीरे धीरे इसका खत्म हुआ है। जैसे कि जबकि दूसरी जगह पर 1800 ईसा पूर्व से चलते रहे पतन होना, लेकिन सभी अलग अलग स्थलों पर जो पतन का जो स्वरूप है उसके अंदर भी हमें क्या दिखता है, अंतर दिखता है। देखो ये मोहनजोदड़ो में तो 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक ये पतन हुआ है इसका, लेकिन कई दूसरी जगहों पर 1800 ईसा पूर्व से चलकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम पीरियड चलता रहा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा दो ऐसी जगह है जहां पर मृत्यु यानी पतन से पहले ही बुढ़ापे के लक्षण। देखिए हड़प्पा सभ्यता एक, मान लीजिए एक हड़प्पा सभ्यता एक व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है, व्यक्ति है, अभी ये क्या है, जवान है, ठीक है, जवान है, और एक है बुढ़ापे में है। ठीक है, एक बुढ़ापे में, ये जो सभ्यता है, पहले तो एक सभ्यता एक जगह पर तो जवान है सभ्यता, यानी अभी अभी विकसित हुई है, और एक जगह पर बुढ़ापे में है, यानी अब उसका वृद्धावस्था आ गई, यानी सभ्यता अब ना बस मतलब पहले तो स्टार्टिंग में विकसित में तो क्या होएगा कि अभी नए नए नगर बने होंगे, नए नए घर बने होंगे, नई नई जो प्रशासन संबंधी जो भी स्मारक होंगे वो बने होंगे, लेकिन बुढ़ापे के अंदर वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, बिल्कुल फेड हो जाएगी, फीकी लगने लग जाएगी, है ना, और जैसे कि अब पुरानी होने लगेगी। तो वही बात कह रहे हैं कि धोलावीरा और जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर पतन से, सभ्यता के पतन से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे थे, यानी कि सभ्यता बहुत समय पहले वहाँ पर विकसित हो चुकी थी मोहनजोदड़ो में, और काफ़ी समय तक चलती रही थी।
लेकिन देखो कैसे हमें पता चला कि वहाँ पे बुढ़ापे के लक्षण हो रहे हैं, दिखने लगे थे कि यहाँ पर जो नगर निर्माण का जो स्तर था वो काफ़ी बढ़ गया था, नगर निर्माण काफ़ी स्तर पर बढ़ गया था। मतलब कि देखिए इतना एरिया है, इतना सभ्यता तक अपने मान लेते हैं, इतना ये मान लेते हैं अपने हड़प्पा की जगह है, ठीक है। और ये है मोहनजोदड़ो, पहले इतना था, इसके बराबर था, लेकिन बाद में क्या है, मोहनजोदड़ो तो आगे आगे बढ़ता गया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसको विकसित हुए, तो ये क्या है अपना विस्तार करेगा, लेकिन हड़प्पा अपना विस्तार नहीं कर पाया। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं। कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि जो मोहनजोदड़ो है और धोलावीरा जैसे स्थलों पर मृत्यु से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे थे, मतलब इन दो जगहों ने अपना क्या कर लिया था, विस्तार कर लिया था, स्तर आगे तक ले गए थे ये अपने नगरों का, ठीक है। सेकेंड लेवल तक ले गए थे, एक होता है फर्स्ट लेवल तक, और ये कहाँ तक ले गए थे, सेकंड लेवल तक ले गए थे। अगर ये जिंदा रहे तभी तो सेकंड लेवल तक ले पाए ना, ले गए है ना, अगर जिंदा ही नहीं रहते तो कैसे ले जाते। अब देखो पुरानी ईंटों का दोबारा यूज़ करने लगे, देखो एक बिल्डिंग बनाई है वो खराब होकर टूट भी गई, उन ईंटों का दोबारा यूज़ कर रहे हैं, तो है ना कितना टाइम हो गया उसको विकसित हुए। सड़कों पर अतिक्रमण होने लग गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जो घर थे सड़कों के किनारों पर बने हुए थे, लेकिन अब साक्ष्य हमें ये मिलने लगे कि लोगों ने सड़क के बीच में घर बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब क्या है इसके, अब ये खत्म होने वाली है, ये अपने पतन की ओर अग्रसर है ना। ऐसा कहाँ हो रहा था, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा जैसे स्थलों पर हो रहा था, ठीक है। शिल्प निर्माण की गति धीमी होने लगी थी, यानी शिल्प निर्माण जो कर रहे थे लोग उन्होंने अपनी जगह बदल ली थी, एक जगह से दूसरी जगह पर प्रस्थान करने लग गए थे लोग, ठीक है। किंतु कालीबंगा और बनवाली जो जगह है वो जो वहाँ पर जब पतन हुआ वो यौन अवस्था में हो गया, यानी अभी अभी जो सभ्यता थी वो अभी अभी इन दो क्षेत्रों में अभी विकसित ही हुई थी, लेकिन पतन पहले ही हो गया, यानी अभी तो ये यहाँ पर सभ्यता अभी आकर जवान ही हुई थी लेकिन वो पहले ही मर गई। आया ना बात समझ में, वैसे ही लेकिन यहाँ पर सभ्यता बूढ़ी हो गई, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो बुढ़ापे में आकर ख़त्म हुई है। लेकिन कालीबंगा और बनावली जगह पर कैसे हो गई, यौवन अवस्था में, यानी अपनी जवानी में ही क्या हो गई, ख़त्म हो गई। कुछ साक्ष्य हमें ऐसे मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी का जो पतन है, सभी जगह पर सभ्यता का पतन एक साथ में नहीं हुआ, ठीक है, और उत्पत्ति भी एक साथ में नहीं हुई। हड़प्पा सभ्यता की पतन का व्याख्या करते हुए मार्टिमर व्हीलर है, ठीक है, ये अंग्रेज हैं एक, जैसे विद्वानों ने आर्य आक्रमण की अवधारणा पर बल दिया। तो मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो खत्म हुआ है, पतन हुआ है, वो किस लिए हुआ है, कैसे हुआ है, उन पर आर्यों ने आक्रमण किया इसीलिए पतन हो गया। तो वो अब कहते हैं कि देखो अब आपकी बात मान लेते हैं कि जो पतन तो हुआ तो आपका धीरे धीरे है, पहले बुढ़ापा आ गया सभ्यता पर, ठीक है, कि धीरे धीरे क्रमिक हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, लेकिन जब अंत आ गया ना, बिल्कुल खत्म होने वाला हुआ, तब क्या हो गया, वो विध्वंसात्मक हो गया। कि पहले खत्म होने पर तो थी आपकी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता खत्म होने पर तो थी, लेकिन अंत में क्या हुआ, जब आर्यों ने आकर आक्रमण कर दिया तो ये बिल्कुल ही तहस नहस हो गई, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अपने विचारों की पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर वो क्या कहते हैं, इंद्र को दोषी ठहराते हैं। इंद्र आर्यों के देवता हैं, इसीलिए वो इंद्र को दोषी ठहराते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं अपने मत में आपको साक्ष्य या फिर सबूत देने के लिए तैयार हूँ। तो वो क्या करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है ना, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर क्या प्रस्तुत करते हैं, मोहनजोदड़ो से 26 नरकंकाल मिलते हैं जिस पर पैने अस्त्रों के क्या है, पैने अस्त्रों के घाव दिए हुए हैं। 26 नरकंकाल वो प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं देखिए पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में ये देखिए 26 नरकंकाल है, इन नरकंकालों के ऊपर क्या तीखे अस्त्रों के वार किए हुए हैं, यानी इन पर आक्रमण हुआ है, आर्यों ने आक्रमण किया है, ठीक है। उसके अलावा कब्रगाह एच, ठीक है, कब्रगाह एच, देखिए कब्रगाह एच यानी कब्रगाह ये अलग थी, जो हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो कब्रें मिली हैं वो एक जैसी है, लेकिन ये जो कब्रगाह एच है ये थोड़ी अलग है। देखिए उत्तर दक्षिण की साइड में इसको लेटाया हुआ था, लेटाते थे शवों को, ठीक है, लेकिन इस कब्रगाह एच के अंदर ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग इसके अंदर है सिस्टम। हो सकता है ये पश्चिम पूर्व की तरफ दिशा इसकी अलग हो, ठीक है, और वहाँ के लोग जो है उनसे ये मैच ना होती हो,
यहाँ के जो कंकाल है कब्र एच के, तो इसका नाम ही अलग रख दिया इन्होंने, कब्र एच। तो कब्र एच का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहते तो ये अलग है बाकियों से। तो क्या कहते हैं कि ये जो कब्र है ये आक्रमणकारी की ही लाश है, जो आक्रमणकारी आए थे ना उसकी ही लाश है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तो हो गए इनके पुरातात्विक साक्ष्य, किसके, मार्टिमर व्हीलर के। फिर वो कहते हैं कि पुरातात्विक तो ठीक है एक साइड रखिए, अब आप साहित्य साक्ष्य को देखिए। वो कहते हैं ऋग्वेद के अंदर हरूपिया की पहचान हड़प्पा से की गई है। कहते हैं जो हड़प्पा जो ऋग्वेद है उसके अंदर हरूपिया शब्द आया है, उसका मतलब क्या है, हड़प्पा है, ठीक है। तो ऋग्वेद के अंदर तो इंद्र जी की भी आती है चर्चा। तो पहले ये इंद्र को तो दोषी ठहरा ही रहे थे और इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का यूज हो रहा है। तो इन दोनों को, पुरंदर को और हरूपिया को जोड़कर ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको गहराई से पढ़ते हैं ना तब ये बात बिल्कुल गलत स्पष्ट होती है कि जो मार्टिमर व्हीलर है उन्होंने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर हमें जो प्रमाण देने की कोशिश की है वो क्या है, संदिग्ध है, यानी उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि केवल 26 नरकंकालों के आधार पर सिद्ध करना कि आर्यों के आक्रमण का परिणाम है। तो अब देखो ये कह रहे हैं 26 नरकंकालों के ऊपर तीखे पैने अस्त्रों का किया हुआ है, मतलब मान भी लिया कि इनके ऊपर आक्रमण हुआ है। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि आर्यों की तलवार से इनके लगी है, ये तो कोई स्पष्ट नहीं है ना। ऐसे तो है नहीं कि उन्होंने तलवार से अपना नाम ही लिख दिया उनके शरीर पर, नहीं ऐसा नहीं है। 26 नरकंकालों के ऊपर ये सिद्ध करना आसान नहीं है कि ये आर्यों की तलवार से ही मरे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो कब्र का एच के अंदर नरकंकाल हमें मिला है ना, वो आक्रमणकारी की लाश नहीं है। अगर आक्रमणकारी की लाश होती ना तब वो हड़प्पाई जो लोग थे, हड़प्पाई लोग जो मरे हैं उनके साथ में टाइम मैच होता कब्र का एच वाली लाश का। हड़प्पाई लोगों की लाश के साथ में जो टाइम मैच हुआ है, टाइम है जिस टाइम हड़प्पाई लोगों के मरने का टाइम है उसी टाइम से कब्र का एच में जो शव लेटाया हुआ है उसका मरने का टाइम भी सेम ही होता। लेकिन वो तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद में आया था, वो व्यक्ति तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद में वहां पर आया था, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, 26 नरकंकाल और कब्र का एच वाला जो है, दोनों जो इनके तर्क थे वो गलत सिद्ध होते हैं। अब साहित्यिक साक्ष्य की बात है तो इस संबंध में हम ऐसा कह सकते हैं कि साहित्य के आधार पर हम ये विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो इतना बड़ा वेद है कि उसकी एक काल के अंदर और एक व्यक्ति के द्वारा रचना की जाना पॉसिबल नहीं है कि एक ही व्यक्ति ने एक साल के अंदर पूरा ऋग्वेद लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। सभी के अलग अलग उसके अंदर विचार भी हैं और एक व्यक्ति के द्वारा ये लिखी नहीं गई है। फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन और वैदिक आर्यों के आगमन के बीच, अब देखो हड़प्पा सभ्यता का पतन जब हुआ और जब आर्य आए उसके बीच में 300 से 400 वर्षों तक का अंतर पाया जाता है। जब आर्य आए हैं ना भारत में, वैदिक आर्य जब आए हैं और हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हुई है तो उसके बीच का टाइम पीरियड कितना है, इधर तो हड़प्पा सभ्यता खत्म हो रही है और इधर आर्य आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड कितना है, 300 से 400 वर्षों का अंतराल आता है। तो फिर ऐसा अंतराल क्यों है, उसी टाइम क्यों नहीं आर्यों ने अपना वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इतना 400 सालों का टाइम लेने की क्या जरूरत है, चलो 4 साल भी 5 साल भी मान लेते हैं, 400 साल नहीं, ये बात सेट नहीं बैठती है। फिर परीक्षण करने से ज्ञात होता है कि मार्टिमर व्हीलर जो है वो आर्य अवधारणा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश आक्रमण भी सही है, कि भारतीयों पर तो हमेशा से बाहरी आक्रमण हुआ ही है, बाहरी लोगों ने विजय पाई है हमेशा, तो हमने आक्रमण कर दिया तो हमने कोई बड़ी जुल्म नहीं कर दी है। तो वो अपना क्या ब्रिटिश आक्रमण का औचित्य सिद्ध करना चाहते हैं। जैसा कि हमने अलेक्जेंडर के टाइम देखा था ना, उन्होंने हड़प्पाई मोहर जब मिली थी तब उन्होंने उसको इतना महत्व नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो अपना औचित्य सिद्ध करना चाहते थे, अपना औपनिवेशिक औचित्य सिद्ध करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जिन्हें हम सभ्य बनाने आए हैं वो सभ्य पहले से ही हैं, वो इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। तो वही बात मार्टिमर व्हीलर के साथ में है, ठीक है। तो वो भी इस बात को नहीं सहन कर पा रहे थे कि हमें ये सब कह रहे हैं कि गलत है, आपने हम पर आक्रमण किया। तो इसको सहारा लेकर, आर्य आक्रमण को सहारा लेकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो चलो इनका तो गलत हो ही गया जो तथ्य था, ठीक है। उसके अलावा अब फिर उसके बाद में ये किस तरफ चली जाती है बात, पतन की, पर्यावरण कारक की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। जैसे अपने ले लेते हैं नदियाँ, ठीक है। नदियाँ जिस गोद में सभ्यता बनी थी
बनती थी। ठीक है, जैसे कि अपने सिंधु नदी के गोद में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, तो वो नदियाँ जिसकी गोद में सभ्यता पनपी थी, इस सभ्यता के, और वही नदियाँ इस सभ्यता के पतन का कारण बन गई। मतलब जिस जिस नदी ने इनको विकसित किया, उसी नदी ने इनको उजाड़ दिया, ये कह रहे हैं। अतः एक दृष्टि से नदियाँ क्या हुई, पश्चिम के आक्रमणकारियों की तुलना से अधिक घातक सिद्ध हो गई। इस प्रकार जल की अधिकता को, मतलब ज़्यादा जल आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाने लगा। फिर भी इस संदर्भ में बाढ़ और एक विशेष प्रकार का जल उत्प्लावन पर बल दिया जाने लगा। बोले कि बाढ़ कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी, छोटी मोटी बाढ़ जो हर साल आती थी उस पर कंट्रोल करना तो हड़प्पाई लोगों ने सीख लिया था, लेकिन ये जो बाढ़ आई थी इस बार ये अलग प्रकार का जल उत्प्लावन था। ठीक है, जॉन मार्शल जो है उन्होंने मोहनजोदड़ो के विभिन्न स्तरों से बाढ़ का प्रमाण इकट्ठा किया है, और एस.आर. राव ने लोथल से बाढ़ के प्रमाण जुटाए हैं। ठीक है, तो बाढ़ वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन जो M.R. साहनी है वो कहते हैं कि जो बाढ़ है वो सामान्य नहीं है, वो जल उत्प्लावन था, यानी कि वितर्कनिक विक्षोभ के कारण से, यानी कि जब मतलब धरती के अंदर उछाल आया, ठीक है, एकदम से उछाल आने की वजह से क्या हुआ, पानी एक जगह पर रुक गया। ठीक है, उनके विचार से क्या हुआ, वितर्कनिक विक्षोभ के कारण भूमि एक तरफ से उठ गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो पानी था नदियों का वो मोहनजोदड़ो में जाकर रुक गया, और पानी इतना ज़्यादा था नदियों में कि पूरी की पूरी सभ्यता डूब गई। मोहनजोदड़ो में रुके हुए जल का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो M.R. जो साहनी है उनकी बात थोड़ी ठीक सिद्ध होती है यहाँ तक, कि यहाँ पर जल से ही रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने अपना इस बात को प्रूव करने के लिए अमेरिका से जल वैज्ञानिक R.L. राइक्स ने, ठीक है, R.L. राइक्स हैं, ठीक है, इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पर जल रुका हुआ था। ठीक है, लेकिन जो TH लैम्ब्रिक है वो कहते हैं कि ये देखो एक दूसरे के ऊपर तंज ही कस रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर चलो मान लो कोई कृत्रिम अवरोध आ भी गया तो जल तो अपना पानी जो है वो अपना रास्ता खुद बना ही सकता है, वो एक जगह पर कैसे रुक जाएगा, वो अपना रास्ता बना ही सकता है। ठीक है, अब ये जो पानी वाली बहस जो थी वो कह रहे हैं कि पानी ज़्यादा होने की वजह से ये सभ्यता खत्म हुई है, लेकिन अब पानी की कमी की ओर ये बात घूम गई। जैसे PH लैम्ब्रिक जो है वो महोदय यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग जो था वो बदल गया, मोहनजोदड़ो के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। जो सिंधु नदी का मार्ग था वो बदलने के कारण मोहनजोदड़ो का पतन हो गया। उसी प्रकार गग्गर नदी का सूख जाना कालीबंगा जैसे स्थलों के पतन का कारण हो सकता है। ठीक है, गग्गर नदी के किनारे ही है ना कालीबंगा, तो गग्गर नदी सूख गई जिससे कालीबंगा जैसे स्थलों का क्या हो गया, पतन हो गया। बताया जाता है कि पहले सतलुज नदी सतलुज नदी और गंगा नदी गग्गर नदी की सहायक नदियाँ होती थी। ठीक है, गग्गर नदी एक बड़ी सी नदी थी जिसकी सहायक नदियाँ सतलुज और यमुना होती थी। ठीक है, किंतु आगे सतलुज नदी सिंध की ओर मुड़ गई। सतलुज नदी जो गग्गर की सहायक नदी थी ना वो सिंध की ओर मुड़ गई, और यमुना नदी गंगा की। ठीक है, तो अब देखिए आज भी सिंध की सहायक नदी कौन है, सतलुज है, और यमुना की सहायक नदी गंगा की सहायक नदी यमुना है ना। तो फिर वही बात कि ये इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, और जिससे क्या हो गया, गग्गर नदी का जो प्रवाह था वो क्या हो गया, कमजोर हो गया और वो लुप्त हो गई। ठीक है, तो ये सूखे के कारण इस सभ्यता का विनाश होने की ये बात करते हैं। अब DK चक्रवर्ती है, इस संबंध में एक नई मान्यता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उनके विचार से 3री शताब्दी से 2री शताब्दी के ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के बीच एक प्रकार का संतुलन आधारित था। वो क्या कह रहे हैं, जब पहली शताब्दी और 2री शताब्दी थी ना, तब इस दो टाइम के अंदर नगरों और ग्रामीण लोगों के बीच में एक प्रकार का क्या था, संतुलन था। दोनों के बीच में एक प्रकार का संतुलन था जिससे कि पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता चल रही थी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए जो नगरीय जनसंख्या के आसपास शिकारी संग्रह रहते थे, शिकारी संग्रहकर्ता, कृषि और अन्य प्रकार के ग्रामीण समूह भी उपस्थित थे। फिर धीरे धीरे इस सभ्यता का विस्तार क्या हुआ, पूर्व और दक्षिण की ओर होने लग गया। देखिए वेट, यहाँ पर स्क्रीन पर पूरा नहीं आ रहा है मैप। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अपने मान लीजिए इस तरफ से यहाँ पर हमारी क्या थी, सभ्यता थी। ठीक है,
अब ये क्या कह रहे हैं, ये सभ्यता धीरे धीरे किस तरफ, पूरब की ओर विस्तारित होने लगी। यहाँ पे आलमगीर अपना लास्ट जगह थी ना, आलमगीर, और यहाँ पर दायमाबाद दक्षिण की ओर। तो क्या कह रहे हैं कि ये सभ्यता यहाँ पर नगरीकरण की सभ्यता थी पूरी पूरी, इसके आसपास ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण लोग रहते थे। ठीक है, ये सभ्यता जैसे जैसे इधर बढ़ने लग गई ना, इस तरफ इसका क्या होने लग गया, विस्तार होने लग गया धीरे धीरे दक्षिण और पूरब की ओर। तो उसके रूप में क्या होने लग गया, परिवर्तन होने लग गया। अब देखिए एक साथ में जैसे ये विस्तार करेंगे, तो विस्तार करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने साथ में नगरों को साथ में लेकर चलेंगे, लोगों का विस्तार होगा ना कि नगरों का। ठीक है ना, तो वही क्या कह रहे हैं, इनके रूप में परिवर्तन होता चला गया, क्योंकि इस क्षेत्र में इसका स्वाभाविक विकास ना होकर यह कम विकसित समाज के रूप, मतलब कि अब देखो शहर वाले गांव में आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि शहर वाले गांव को शहर बना ही देंगे, हो सकता है कि वो शहर वाले नगर वाले गांव में जाकर ग्रामीण संस्कृति को ही क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, वही बात कह रहे हैं कि जिस क्षेत्रों में ये बढ़ी थी उस क्षेत्र में उसका विकास नहीं हुआ, ये कम विकसित समाज के ऊपर क्या हो गई, प्रायोरोपित हो गई, मतलब कि वो उसके ऊपर डिपेंड हो गई। ठीक है, अतः उसे विकसित शिकारी संग्रह समूह द्वारा निगल लिया गया और नगरीय चरण का अवसान हो गया। मतलब कि अब जितने भी लोग इधर अवसान, मतलब कि प्रस्थान करके ग्रामीण जगह पर आए थे, उन्होंने वहां पर जाकर नगर बनाने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से क्या हो गया, नगरों का विनाश हो गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के विश्लेषण के क्रम में किसी एक समान मतलब कि किसी एक भी निष्कर्ष पर पहुंचना कोई सही बात नहीं कि हम कह दें कि हाँ ये ही कारण हो सकता है, कोई हम एक निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकते हैं। सभ्यता के पतन के लिए स्पष्ट रूप से दोनों को महसूस किया जा सकता है, दो कारणों को महसूस किया जा सकता है। तो पहला, सभ्यता के आधारभूत तत्वों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होना, कि सभ्यता जिस पर विकसित हुई थी, सभ्यता जिस आधार पर खड़ी हुई थी, वो आधार का क्या हो गया, संतुलन बिगड़ गया। ठीक है, और दूसरा, पारिस्थितिक संतुलन पैदा होना। ठीक है, ये दो कारण थे हड़प्पा सभ्यता के जो हमें देखने को मिलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, जिस पर नींव पर टिकी हुई थी हड़प्पा सभ्यता, वो नींव का संतुलन खराब हो गया, एक ये कारण हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, पारिस्थितिक संतुलन। अब नींव कौन सी थी, नींव कौन सी थी, देखो हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ था, व्यापार के आधार पर हुआ था, है ना, व्यापार पर हुआ था। व्यापार का कैसे होगा, अगर उनके पास में अधिशेष यानी कि कृषि का अधिशेष, अपने पेट भरने के अलावा बेचने के लिए उनके पास में खाद्यान्न होगा या फिर फसलें होंगी, तभी तो वो व्यापार कर पाएंगे ना। तो वही क्या कह रही है ये लाइन, ये कह रही है कि अस्तित्व जो था एक नाजुक प्रकार के संतुलन पर स्थापित था, नाजुक प्रकार की नींव थी, और वो क्या था, आंतरिक और बाहरी संबंधों पर आधारित उत्पादन और व्यापार पर था। ठीक है, संतुलन किस पर था, आंतरिक और बाहरी संबंधों पर आधारित था, जो कि उत्पादन और व्यापार से संबंधित थे। लेकिन समय समय पर आई हुई बाढ़, बार बार में बाढ़ आ जाती थी, वर्षा की कभी कभी कमी हो जाती थी, जल प्लावन, जैसे कि हमें मोहनजोदड़ो से हमें साक्ष्य मिले, लोथल से भी हमें साक्ष्य मिले हैं, विवर्तनिक विक्षोभ, है ना, पानी रुकने का जो कारण था, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण संतुलन क्या हो गया, पूरा का पूरा बिगड़ गया। ठीक है, व्यापार और उत्पादन में संतुलन बिगड़ गया। कृषि अधिशेष यानी कि उनका अपना पेट भरने योग्य उनके पास में क्या हो रहा था, अनाज हो रहा था, बेचने लायक उनके पास अनाज नहीं हो रहा था, तो कृषि अधिशेष में गिरावट आने लगी। कृषि के विकास की प्रक्रिया, अब देखो बार बार में बाढ़ आएगी या फिर सही टाइम पर बारिश नहीं आएगी, तो क्या होगा, प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस काल में, और फिर अगर देखो ज़्यादा पानी आ रहा है, मान लीजिए ज़्यादा पानी आ रहा है या फिर कम पानी है, तो उस तरीके की कोई फसल यानी नई फसल के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे जौ था और ये हमारे गेहूं था, ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन कोई नई फसल के हमें कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, इसके कारण आंतरिक व्यापार क्या हो गया, खंडित हो गया। देखिए कोई नई फसल आ नहीं रही है, ठीक है, कोई नई फसल आ नहीं रही है, पहले वाली फसलें जो थी वो तो अब देखो मान लो बर्बाद ही हो गई, है ना, किस वजह से, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने की वजह से, जल प्लावन की वजह से या फिर बाढ़ की वजह से। ठीक है, और नई कोई फसल थी नहीं, और उसके अलावा फिर फसल नहीं होगी तो व्यापार होगा नहीं, व्यापार खंडित हो गया, जिससे बाहरी व्यापार भी बाधित हो गया, और क्या हो गया, नगरों का पतन होना स्टार्ट हो गया। जब तक पैसा हाथ में नहीं होगा तो नगरों को बनाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिक असंतुलन को पतन का कारण माना जा सकता है, जनसंख्या में वृद्धि हो गई।
ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ गया, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों पर, जैसे आज भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का, तो उस प्रकार उस समय भी प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया जनसंख्या वृद्धि के कारण। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जहर की जनसंख्या थी वो पलायन करके किधर आ गई, गाँव में आ गई और संसाधन की खोज के लिए दूसरे क्षेत्रों में चली गई। बस्तियों की संख्या बढ़ने लगी। अब देखो, अब हर जगह पर जाएंगे लोग, इसका मतलब वो थोड़ी ना कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोगों के दिमाग में नगर ही नगर चल रहे हैं। अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा, उनके पास संसाधन ही नहीं होंगे, तो वो नगर बनाएंगे कहाँ से। तो जनसंख्या ने अपनी संसाधनों की खोज के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया और दूसरे क्षेत्रों में जाके वो बड़े बड़े बहुमंजिले मकान नहीं बनाएंगे, वहाँ पर बस्तियाँ बनाएंगे, जिससे दूसरे क्षेत्रों में क्या हो जाएगी, बस्तियों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। जैसे गुजरात के क्षेत्र में अचानक जनसंख्या की बढ़ोतरी के हमें क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। जब बढ़ती जनसंख्या होती है वो संसाधनों की वृद्धि की मांग करती है, उनको संसाधन ज़्यादा, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा संसाधन की जरूरत, ठीक है। तो अब संसाधनों की नगर बनाना बाद में, लेकिन संसाधन चाहिए पहले, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, तकनीकी विकास की भी ज़रूरत है। पुरातात्विक साक्ष्यों से ये स्पष्ट होता है कि नगरीकरण में लंबे समय से प्रौद्योगिक और तकनीकी में कोई ज़्यादा विकास में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पतन को ना तो हम ऐसे मान सकते हैं कि एक बार में इसका पतन हो गया, और ना ही इसकी व्याख्या किसी बाहरी आक्रमण से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इसको ना तो ऐसे कह सकते हैं कि एक बार में सभ्यता खत्म हो गई, और ना ही इसकी व्याख्या ऐसे कर सकते हैं कि कोई बाहरी आक्रमण किया और पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया। इतने बड़े विस्तृत क्षेत्रफल में कोई सभ्यता के पतन का कोई घटना की बजाय प्रक्रिया, मतलब कि कोई एक घटना नहीं हम मान सकते, ऐसा मान सकते कि धीरे धीरे पतन हुआ होगा, वो ज़्यादा सही लगता है। इन अर्थों में पतन की प्रक्रिया सभ्यता के विनाश की ओर नहीं बल्कि शहरीकरण के विनाश की ओर संकेत करती है, ठीक है। पतन की प्रक्रिया सभ्यता के विनाश की नहीं बल्कि शहरीकरण, लोग नहीं मरे हैं, ठीक है, नगरों का पतन हुआ है। अतः जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और दीर्घकालिक संस्कृति आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम था, यानी कि जो उद्भव हुआ था वो भी धीरे धीरे हुआ था, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति विकसित हुई और बहुत सारी संस्कृतियाँ मिक्स हो गई तो वो एक सभ्यता बन गई, ठीक है। और उसका परिणाम था, उसी तरीके से पतन भी जो था वो प्रक्रिया या फिर निरंतर दीर्घकालीन प्रक्रिया को ही समझा जा सकता है। पतन जो है वो धीरे धीरे हुआ है, एक साथ में नहीं हुआ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर हाँ आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, जय हिंद।